हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। तो सबसे पहले हम लोग सेरीकल्चर को समझेंगे। उसके बाद इसकी हिस्ट्री, थोड़ी इतिहास समझ लेंगे और उसके बाद स्पीशीज ऑफ सिल्क वर्म, उसके बाद हम लोग इसका लाइफ साइकिल समझेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सेरीकल्चर क्या है? देखिए, रेशम कीट का उचित प्रबंधन कर या उचित देखभाल कर इससे रेशम धागा उत्पादन करना क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन कहलाता है। यदि इसके हम लोग उत्पादन क्षमता की बात करें विश्व स्तर पे तो सबसे आगे कौन है? चीन है। सबसे आगे कौन है? चीन है। यदि हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सबसे आगे कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। कर्नाटक है, ठीक। यह जो है भारत के इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है रेशम कीट पालन। अब हम लोग इसका हिस्ट्री समझ लेते हैं। इतिहास क्या है इसका? इतिहास जो है बहुत ही पुराना है। इसकी खोज जो है वो चीन में हुई। और इसे कपड़े बनाने की प्रक्रिया भी कहाँ से शुरू हुई? बुनने की प्रक्रिया भी कहाँ से शुरू हुई? चीन में ही हुई। लेकिन क्या था कि उस समय प्राचीन काल से ही मतलब यह कुटीर एवं लघु उद्योग के रूप में विकसित था। लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में विकसित था के रूप में था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? लगभग 500 साल पहले जब यूरोप के लोग मध्य एशिया की ओर प्रस्थान किए, मतलब 1898 के समय जब मध्य एशिया की ओर प्रस्थान किए, पुर्तगाली आए और 1498 में भारत में, चीन में। उस समय वे मध्य एशिया पूरे फैल गए, तो वे यहाँ से क्या करते थे? कच्चा माल उठा के वहाँ यूरोप ले जाते थे। कच्चा माल उठा के यूरोप ले जाते थे और उन्हें कारखानों में कपड़ा बुनते थे। तब से यह व्यापार का रूप लेने लगा। धीरे धीरे व्यापार का रूप लेने लगा और व्यावसायिक स्तर पर इसका व्यापार होने लगा। और उद्योग का रूप लिया। कहाँ लिया? औद्योगिक रूप कहाँ से शुरुआत हुई? यूरोप से ही इसका औद्योगिक रूप, रेशम कीट पालन का औद्योगिक रूप कहाँ से शुरुआत हुआ? यूरोप से हुआ। अब हम लोग स्पीशीज ऑफ सिल्क वर्म। देखिए, भिन्न भिन्न स्थानों पे वातावरणीय अनुकूलन के कारण भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती है। वहाँ के वातावरणीय अनुकूलन के कारण भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती है। तो मुख्य रूप से जिस प्रजातियों से धागे उत्पन्न किए जाते हैं वो 4 प्रजातियां हैं। पहला है बॉम्बिक्स मोराई, दूसरा है एंथेरिया पेपीआई, और तीसरा है एंथेरिया एस्मा, और चौथा है एटेकस रिसिनाई। तो सबसे पहला हम लोग समझ लेते हैं बॉम्बिक्स मोराई। देखिए, बॉम्बिक्स मोराई को मलबरी रेशम कीट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे मलबरी नामक रेशम प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? मलबरी रेशम प्राप्त किया जाता है, मलबरी रेशा। और इसका पालन है जो बॉम्बिक्स मोराई का पालन किस पौधे पे किया जाता है? शहतूत के पेड़ पे किया जाता है। यह व्यापारिक रूप से यह सबसे उत्तम प्रकार का रेशम है और सबसे महत्वपूर्ण है, और इसका उत्पादन भी सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि सबसे अच्छा रेशा इसी बॉम्बिक्स मोराई प्रजाति से प्राप्त होता है। इसलिए इसका व्यापारिक स्तर पे अधिक महत्व है। तो अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? एंथेरिया पेपीआई। तो देखिए, एंथेरिया पेपीआई को क्या कहते हैं? टसर रेशम कीट भी कहते हैं। इसे टसर नामक रेशा प्राप्त होता है। इससे जो रेशा, इसका जो पालन है वो किस पर? अंजीर के पेड़ पे किया जाता है। पेड़ पे होता है, अंजीर के पेड़ पे किया जाता है। जो टसर रेशम का कोकून है वो क्या होता है? मलबरी रेशम के कोकून से बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। लगभग मुर्गी के अंडे इतना बड़ा होता है
और यह उससे थोड़ा छोटा होता है। यह मुख्य रूप से श्रीलंका में उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से श्रीलंका, चीन में इसका उत्पादन किया जाता है टसर रेशम का। अब देख लेते हैं एंथीरिया एस्मा। इससे क्या होता है, इसका जो क्या बोलते हैं, इससे जो रेशा प्राप्त होता है वो क्या होता है, मूंगा रेशम होता है और इसके कीट को मूंगा रेशम कीट भी कहते हैं। यह किस पौधे पर प्राप्त किया जाता है, मैकिलस नामक एक पेड़ होता है उस पर प्राप्त किया जाता है। मैकिलस पेड़ पर इसका जो है पालन किया जाता है। मतलब इस रेशम कीट का, जो मूंगा रेशम कीट का पालन किया जाता है वो किस पेड़ पे किया जाता है, मैकिलस पेड़ पे किया जाता है। और यह मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, असम में किया जाता है। कहाँ, असम में किया जाता है, असम में होता है। इसका जो पालन करने की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल होती है, इसलिए इसका पालन उतना नहीं किया जाता है। इसका जो पालन है वो कम किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं एरी रेशम कीट, एटेकस रिसिनाई, एरी रेशम कीट। तो देखिए इससे क्या प्राप्त, एरी नामक रेशम, एरी रेशम प्राप्त होता है, एरी रेशम प्राप्त होता है। और यह जो है अन्य रेशमों की अपेक्षा यह उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसका उत्पादन भी कम किया जाता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इस रेशम बॉम्बिक्स मोराई का लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई के जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस में पूरी होती है। पहला एडल्ट, दूसरा एग्स, तीसरा प्यूपा और चौथा कुकिंग। 4 स्टेज में पूरी होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बॉम्बिक्स मोराई की लाइफ साइकिल बता रही हूँ, लेकिन जो मैं पिछला आप लोगों को 4 प्रजातियाँ बताई थी, रेशम कीट की 4 प्रजातियाँ बताई थी, उसकी भी जो लाइफ साइकिल है वो इन 4 स्टेजेस में पूरी होती है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बॉम्बिक्स मोराई की लाइफ साइकिल यहाँ पे बता रही हूँ तो सिर्फ बॉम्बिक्स मोराई की लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस में पूरी होंगी, उनकी भी लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस में पूरी होती है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। देखिए इसमें मेल एंड फीमेल, मेल जो है फीमेल की अपेक्षा छोटा होता है एंड इसका उदर भी छोटा होता है, इसका बॉडी पूरा छोटा होता है, उदर भी छोटा होता है। और फीमेल का उदर मेल की अपेक्षा बड़ा होता है। मनुष्य में भी देख सकते हैं कि फीमेल का उदर बड़ा होता है मेल की अपेक्षा। इन दोनों के मध्य क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो 2 से 3 घंटे की होती है, 2 से 3 घंटे की होती है। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात फीमेल जो है वो कुछ दिनों बाद एग देना प्रारंभ कर देती है। और एग्स किस पर देती है, शहतूत की पत्तियों पे, शहतूत की पत्तियों पे एग्स देती है, शहतूत की पत्तियों पर एग्स देती है। और वह संख्या उसकी कितनी होती है, 400 से 500 की संख्या में शहतूत की पत्तियों पे एग देती है। यह एग जो है एक जिलेटिन नामक पदार्थ से आपस में लिपटे होते हैं। जो एग है अंडे देने के पश्चात क्या होता है, फीमेल की भी मृत्यु हो जाती है। अंडे देने के 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद फीमेल की डेथ हो जाती है। 10 दिन पश्चात क्या होता है, हैचिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हैचिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इससे मतलब कि एक से इलियाँ या फिर कहें लार्वा कहें वह निकलता है। इस मतलब कि एग से इलिया या लार्वा निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हैचिंग कहलाती है। और इस इलिया को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। यह इल्ली जो है वो भोजन वह शहतूत की पत्तियों को खाता है और मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, एडल्ट। उसके पश्चात यह भोजन लेना बंद कर देता है
जो कैटरपिलर है, इलियां हैं, वो भोजन लेना बंद कर देता है, अवस्था में पहुंच जाता है और इसमें तब से सलाइवरी ग्लैंड विकसित हो जाती है, जिससे वो सलाइवा स्रावित करता है। अपने मुंह को चारों ओर मूव करता है, जिससे एक सलाइवा स्रावित होता है, लार स्रावित होता है। इस प्रकार कोकून से धागा प्राप्त कर लिया जाता है और इसकी जो क्या बोलते हैं लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस में चलती रहती हैं। एडल्ट, एग्स, प्यूपा, कोकून अवस्था से होते हुए गुजरते रहती है।